बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आतिफ अहमद, योर फिज़िक्स टीचर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ सॉलिड। आज का हमारा टॉपिक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक एज अ लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में नहीं आता, लेकिन बच्चों यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चंस और MCQs पेपर में पूछे जाते हैं। स्पेशली एक क्वेश्चन जो बार बार पेपर में आता है वो है डिफरेंस बिटवीन अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, तो आज का हमारा ये जो टॉपिक है ये टोटली थ्योरी पर बेस करता है, इसीलिए हमने इसके शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किए हैं जो कि स्क्रीनशॉट की सूरत में आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे। आप उनको अपने पास सेव कर लें और एग्ज़ाम में जाने से पहले जल्दी से अपने टॉपिक को रिवाइज कर लें। ठीक है बच्चों, ओके। अब ये हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है फिज़िक्स ऑफ सॉलिड, या फिर आप उसको सॉलिड स्टेट फिज़िक्स भी कह सकते हैं। तो याद रहे, सॉलिड स्टेट फिज़िक्स की ही एक ब्रांच है जिसके अंदर हम सॉलिड मटेरियल की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम क्यों स्टडी करें सॉलिड की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। बच्चों, हमारे इर्द गिर्द बेशुमार सॉलिड मटेरियल्स हैं, उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो करंट को फ्लो कराते हैं, यानी कि कंडक्शन शो करते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, और कुछ शो नहीं करते। कुछ ऐसे हैं जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं, जैसे आयरन है, कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को शो नहीं करते। ठीक है, और कुछ मटेरियल ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, कुछ मटेरियल ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन आता होगा कि आखिर ऐसा क्यों। ठीक है, तो इसके बारे में जानने के लिए ज़रूरी है कि आप जो सॉलिड मटेरियल हैं उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानो। इस वजह से हम इनके बारे में स्टडी कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, ओके। अब आपको मैं ये चीज़ बता दूं कि ये तमाम प्रॉपर्टीज़ जो कंट्रोल कर रही होती है ना, मेनली 3 चीज़ें हैं, जिसमें नंबर 1 पे हम बात करेंगे जी इनकी स्ट्रक्चर की, नंबर 2 इनमें जो बॉन्डिंग है, और नंबर 3 पे इनकी अरेंजमेंट, जी किस तरह से एटम्स या मॉलिक्यूल एक सॉलिड के अंदर अरेंज हैं। ठीक है, ये चीज़ें कंट्रोल कर रही होती हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ को। ठीक है, तो जब हम मुख्तलिफ जो सॉलिड मटेरियल हैं उनकी ऑप्टिकल, उनकी इलेक्ट्रॉनिक, उनकी मैग्नेटिक, उनकी इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, तो फिर कोई ना कोई मेथड, कोई ना कोई टेक्निक तो होगी ना जो इस सिलसिले में हम इस्तेमाल करें। तो बच्चों, वो है एक्स-रे डायफ्रैक्शन टेक्निक। इसका ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा, एक्स-रे डायफ्रैक्शन टेक्निक का सहारा लेते हुए हम ये चीज़ों के बारे में जानते हैं। ठीक है, ओके। अब ये सब करने के बाद हमें क्या मिलता है जब हम इन तमाम सॉलिड की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जान लेते हैं ना, कि किसी भी मटेरियल की जो कोई भी एक फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ है वो किस वजह से है, उसकी वजह हमें पता चल जाती है। ठीक है, अगर कोई मटेरियल कंडक्शन करता है तो क्यों कंडक्शन करता है, अगर कोई मटेरियल रिजिड है, हार्ड है, तो क्यों हार्ड है। जब उन चीज़ों का हमें पता लग जाता है ना, तो फिर हम डिज़ायर्ड मटेरियल बना सकते हैं। हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपनी ज़रूरत के मुताबिक मटेरियल बना सकते हैं। हमें बहुत हार्ड मटेरियल चाहिए तो हमें पता है कि हार्डनेस किस तरह से आती है। हमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ चाहिए तो हमें पता होगा कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ किस तरह से आती है। हमें कंडक्शन करानी है तो हमें पता होता है कि कंडक्शन किस तरह से बढ़ेगी। तो हम अपनी मर्ज़ी का, अपनी डिज़ायर्ड मटेरियल तैयार कर सकते हैं, और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ के अंदर हम उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें मैंने यहाँ पर पॉइंट्स की सूरत में लिखी भी हैं, आप इनको देख सकते हैं, अपने पास नोट भी कर सकते हैं, चाहें तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो अब आपको बात समझ आ गई होगी कि बेसिकली सॉलिड स्टेट फिज़िक्स है क्या, उसको हम क्यों स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, और उसको स्टडी करने का हमें क्या बेनिफिट है। तो ये भी एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन या किसी शॉर्ट क्वेश्चन की सूरत में आपसे चीज़ें पूछी जा सकती हैं, MCQs में भी चीज़ें ये पूछी जा सकती हैं, स्पेशली एक्स-रे डायफ्रैक्शन वाला। ठीक है बच्चों, ओके। तो अब हम आ जाते हैं जी अपने मेन टॉपिक के ऊपर, जो कि हमारे पास है क्लासिफिकेशंस ऑफ सॉलिड। तो बच्चों, हमने सॉलिड को 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया। नंबर 1 क्रिस्टलाइन सॉलिड, नंबर 2 अमॉर्फस सॉलिड, एंड नंबर 3 पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड, या फिर हम इसको पॉलीमेरिक सॉलिड भी कहते हैं। ये बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल है, इसके अंदर कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी क्रिस्टलाइन सॉलिड की। क्या होती है क्रिस्टलाइन सॉलिड? बच्चों, सिंपल सी बात बताता हूँ। क्रिस्टलाइन सॉलिड हमारे पास इस तरह के सॉलिड्स होते हैं जिसके अंदर एटम्स या मॉलिक्यूल रैंडमली अरेंज नहीं होते, बल्कि एक ख़ास तरतीब के साथ पाए जाते हैं, और ये तरतीब पूरे उस सॉलिड के अंदर जो है ना वो रिपीट हो रही होती है।
इनकी एक रेगुलर अरेंजमेंट होती है, ठीक है। तो ऐसे मटेरियल को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन। इसको हम यूं डिफाइन करेंगे, देखिए जरा, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर दोज विच हैव अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल, जिनके अंदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स की एक रेगुलर अरेंजमेंट होती है जो खुद को रिपीट करती रहती है, ठीक है। पार्टिकल्स आर अरेंज इन अ रेगुलर पैटर्न विच इज कांस्टेंट थ्रू आउट द क्रिस्टल। अब आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने छोटी सी एक डायग्राम बनाई है, ये हमारे पास पार्टिकल्स हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं जिस तरतीब से इस तरफ जुड़े हैं उसी तरतीब से इधर भी हैं, यानी 3 डायमेंशंस के अंदर अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग द वाई एक्सिस, अलोंग द जेड एक्सिस, ये एक जैसी तरतीब के साथ जुड़े होते हैं, ठीक है। कहीं पे भी आपको यहाँ पे रैंडमनेस नज़र नहीं आएगी, प्रॉपरली अरेंज है, ठीक है। तो क्रिस्टल जो होती है उसके अंदर या क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर एटम्स जो है वो रेगुलरली खुद को उन्होंने अरेंज किया होता है, खास तरतीब होती है, रैंडमली नहीं पाए जाते वहाँ पे। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इनका, जिसे हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड की, वो मैंने यहाँ पर मेंशन की, 1 बाय 1 मैं आपको बस एक्सप्लेन कर देता हूँ। नंबर 1 पे हम बात करेंगे, क्रिस्टल्स हैव स्मूथ फेसेस एंड स्ट्रेट एजेस। इनके स्मूथ फेसेस होते हैं, स्ट्रेट एजेस होते हैं, ठीक है। व्हेन क्रिस्टल इज ब्रेकन इट क्लीव्स इन अ सर्टेन डायरेक्शन। रैंडमली डायरेक्शन में इसकी जो दरार नहीं आती, बल्कि एक सर्टेन डायरेक्शन के अंदर इनकी दरार आती है, यानी क्लीव, ठीक है ना। इसके अलावा दे हैव डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट। अब ये बात जरा समझिएगा, इन मटेरियल का जो एक ख़ास मखसूस एक मेल्टिंग पॉइंट है, जैसे ही ये मटेरियल उस ख़ास मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचता है तो ये सारे का सारा इसका स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाता है और ये मेल्ट हो जाता है, यानी सॉलिड से लिक्विड स्टेट के अंदर चला जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि थोड़ा सा टेम्परेचर जब उस पॉइंट पर पहुंचा तो उसने मेल्ट होना शुरू किया, फिर थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर और बढ़ता रहेगा, थोड़ा थोड़ा मेल्ट होता रहेगा, ऐसा नहीं है। इसका एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। जैसे ही ये मटेरियल अपने मेल्टिंग पॉइंट पर पहुंचता है तो सडनली सारे का सारा मेल्ट हो जाता है, ठीक है। बात समझ गए? ओके। अब शार्प मेल्टिंग पॉइंट होना और ना होने में डिफरेंस आपको तब क्लियर होगा जब आप अमॉर्फस सॉलिड के अंदर भी इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर कंपेयर करके कि क्या डिफरेंस है शार्प मेल्टिंग पॉइंट होने में और शार्प मेल्टिंग पॉइंट ना होने में, ठीक है। अभी आप इतना याद रखिए कि जैसे ही ये अपने एक मेल्टिंग पॉइंट तक पहुँचते हैं तो सडनली इनका स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता है और ये मेल्ट होकर लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। ओके, पार्टिकल्स ऑफ दीज क्रिस्टल कैन वाइब्रेट अबाउट देयर फिक्स पोजीशन, क्योंकि सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते, तो पार्टिकल जो है इनके फिक्स पोजीशन के ऊपर ऑसिलेट करते रहते हैं, ठीक है, वाइब्रेशन शो करते रहते हैं, ठीक है। तो क्या सीखा आपने भाई? सिंपल सी बात है, क्रिस्टलाइन सॉलिड ना आपके पास ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिसके अंदर एटम में खास तरतीब के साथ पाए जाते हैं, उनमें रैंडमनेस नहीं होती और ये तरतीब पूरी क्रिस्टल के अंदर जो है वो एक जैसी होती है। कहीं से भी आप उसको जज कर लें, कहीं से भी आप देख लें, तरतीब आपको एक जैसी मिलेगी, उसमें रैंडमनेस आपको नज़र नहीं आती, ठीक है। एटम्स या मॉलिक्यूल खुद को रेगुलरली रिपीट कर रहे होते हैं, रेगुलरली अरेंज होते हैं, ठीक है। और सबसे खास बात, इनके मेल्टिंग पॉइंट शार्प होते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम इसकी एग्जांपल्स की बात करेंगे तो 4 कैटेगरीज बनाई हैं हमने इसकी एग्जांपल की। मेटल्स के अंदर देखा जाए तो कॉपर और जिंक इसकी एग्जांपल आ जाती हैं। फिर आयनिक कंपाउंड्स के अंदर अगर हम बात करें तो खाने का नमक, सोडियम क्लोराइड, NaCl। अगर सेमीकंडक्टर्स की बात करें तो उसमें फिर सिलिकॉन आ जाता है, जर्मेनियम आ जाता है। फिर अगर हम सेरेमिक्स की बात करें तो इसमें जरकोनिया आ जाता है, ठीक है। ये आ जाती है इसकी एग्जांपल। तो शार्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था पेपर में आता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड, उसके अंदर आप ये दोनों मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल में मैंने यहाँ पर NaCl की एक क्रिस्टल यहाँ पर शो भी की है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने पार्टिकल्स को एक खास तरतीब के साथ अरेंज करके प्रॉपरली मैंने आपको दिखाया ताकि आपके माइंड में एक पिक्चर बन जाए कि यहाँ पर जब हम सॉलिड की बात करेंगे तो एटम इसके प्रॉपरली अरेंज होंगे, खास तरतीब के साथ पड़े होंगे, रैंडमली नहीं पड़े होंगे, ठीक है बच्चों। ओके जी, फिर उसके बाद हम आ जाते हैं जी अमॉर्फस सॉलिड के ऊपर। तो अमॉर्फस सॉलिड जो है वो ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिसके अंदर एटम्स की या मॉलिक्यूल्स की कोई ख़ास अरेंजमेंट नहीं होती, रैंडमली अरेंज होते हैं, बस इतना सा ही डिफरेंस है इसके अंदर, ठीक है। ज़रा देखिए डेफिनेशन इसकी, अमॉर्फस सॉलिड्स आर कंपोज्ड ऑफ द रैंडमली ओरिएंटेड एटम्स। एटम्स की कोई ख़ास तरतीब नहीं है बल्कि वो रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं। एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं, ठीक है। दैट डू नॉट फॉर्म डेफिनेट पैटर्न, कोई वो मखसूस पैटर्न नहीं बनाते जो खुद को रिपीट करे, ठीक है। अमॉर्फस लफ्ज़ का मतलब भी समटाइम ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा भी है एक पॉइंट की सूरत में। अमॉर्फस मीन विदाउट स्ट्रक्चर, कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होती, रैंडमली अरेंज है, कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होती। एटम या आयंस या पार्टिकल रैंडमली अरेंज होते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक और इसकी जो शॉर्ट क्वेश्चन की सूरत में एक क्वेश्चन आता है, वो कौन से होते हैं जी? अंडर कूल्ड लिक्विड्स,
ठीक है। कुछ लिक्विड्स ऐसे होते हैं कि जब उनको ठंडा किया जाता है तो बजाय वो रिजिड होने के वो ज़्यादा विस्कस हो जाते हैं, गाढ़े हो जाते हैं, ठीक है, फिर उनको हम अंडरकूल्ड लिक्विड कहते हैं। तो ये पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा है क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, तो आपके नोट्स के अंदर ये पॉइंट भी मैंने मेंशन कर दिया। सम लिक्विड्स व्हेन कूल्ड बिकम मोर विस्कस एंड देन रिजिड, ठीक है, बहुत ज़्यादा विस्कस हो जाते हैं, गाढ़े हो जाते हैं और फिर वो रिजिड होते हैं, ठीक हो गया। तो इनको हम क्या कहते हैं जी, अंडर कूल्ड लिक्विड, ठीक है, रिटेनिंग रैंडम अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स कॉल्ड अंडर कूल्ड लिक्विड। इनके अंदर जो एटम्स की अरेंजमेंट होती है ना, कोई खास तरतीब नहीं होती, रैंडमली अरेंज होते हैं इन अंडर कूल्ड लिक्विड्स के अंदर। इनको हम सिंपली क्या कहते हैं जी, अंडर कूल्ड लिक्विड। कितना आसान है, कोई मुश्किल पॉइंट नहीं है भाई। कुछ लिक्विड्स ऐसे होते हैं जिनको जब ठंडा किया जाता है तो पहले वो विस्कस होते हैं, उसके बाद फिर वो रिजिडिटी में आते हैं, यानी रिजिड होते हैं, ठीक है ना। विस्कस होते हैं पहले, उसके बाद फिर रिजिड हो जाते हैं। अब इनके अंदर एटम्स की, मॉलिक्यूल्स की, पार्टिकल्स की, आयंस की कोई ख़ास तरतीब नहीं रहती। इनको हम क्या बोलते हैं, ये भी हमारे पास कौन से वाले, अमॉर्फस सॉलिड्स है, ठीक है बच्चों। ओके, अब इनकी प्रॉपर्टीज़ पे आ जाते हैं, ठीक है। बल्कि पहले एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे हमारे पास अमॉर्फस सॉलिड जो है वो बन सकते हैं। जब आप मेटल्स वगैरह को पहले आप बहुत ज़्यादा आपने हीटअप किया, उनको मेल्ट किया हुआ है, अब सडनली जब उनको आप कूल करेंगे तो उससे जो हमारे पास मटेरियल बनेगा वो अमॉर्फस बनेगा। उसके अंदर कोई भी खास तरतीब नहीं होगी, वो रैंडमली अरेंज एटम्स पर मुश्तमिल होगा। तो यहाँ पर मैंने पॉइंट मेंशन किया है जो कि एमसीक्यूज में या शॉर्ट क्वेश्चन में या कंसेप्चुअल में कहीं ना कहीं आपसे पूछा जा सकता है। रैपिड कूलिंग ऑफ मेटल्स फ्रॉम द मोल्टन स्टेट काज अमॉर्फस सॉलिड। हम कैसे अमॉर्फस सॉलिड बना सकते हैं, कोई मेटल है उसको पहले मेल्ट कर लो, फिर सडनली कूल करो उसको, ठीक है ना, स्लोली नहीं, सडनली कूल करो उसको, तो उससे फिर वो जो हमारे पास सब्सटेंस मिलेगी उसके अंदर एटम्स की कोई ख़ास तरतीब नहीं रहेगी, ठीक है, तो वो हमारे पास कहलाएगी फिर अमॉर्फस सॉलिड की कैटेगरीज में, ठीक। ओके जी, इनके नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट, इनके मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होते। कैसे, इट ग्रेजुअली सॉफ्टन इनटू द पेस्ट बिफोर चेंजिंग इनटू द लिक्विड। अब यही डिफरेंस है इन दोनों के अंदर। देखिए, जैसे ही ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं ये अपने मेल्टिंग पॉइंट पर आते हैं तो फ़ौरन से इनका स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता है और ये सॉलिड से लिक्विड के अंदर चले जाते हैं। लेकिन ये यहाँ पर क्या होता है, जैसे ये मेल्टिंग पॉइंट आया, ग्रेजुअली पहले ये एक पेस्ट की सूरत इख्तियार कर लेते हैं, फ़ौरन से लिक्विड फॉर्म में नहीं गए, सॉलिड से पहले ये पेस्ट फॉर्म में गए, फिर मज़ीद टेम्परेचर बढ़ता रहा तो फिर वो पेस्ट से किस में जाएंगे, लिक्विड फॉर्म के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होते, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट। इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। इट ग्रेजुअली सॉफ्टन, आहिस्ता आहिस्ता ये नरम होते जाते हैं और उसके बाद फिर पेस्ट में बदलना शुरू हो जाते हैं, इनकी एक पेस्ट बन जाती है, ठीक है, बिफोर चेंजिंग इनटू द लिक्विड। उसके बाद फिर अगर आप मज़ीद टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये लिक्विड के अंदर चले जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर इसकी एग्जांपल की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसकी एग्जांपल में ग्लास आ जाता है, ग्लास के बाद रबड़ आ जाता है, इसमें ग्लू आ जाता है और इसके अंदर पॉलीमर्स भी आ जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारे पास कॉन्सेप्ट अमॉर्फस का। तो क्या सीखा आपने यहाँ पर कि अमॉर्फस में, अमॉर्फस टाइप जो मटेरियल होता है, सॉलिड्स होते हैं, उसके अंदर एटम्स रेगुलरली अरेंज नहीं होते, रैंडमली अरेंज होते हैं। इसके अलावा इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपने जाना कि इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो शार्प नहीं होते। जब इनको हीट दी जाती है तो पहले ये सॉलिड से एक पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर में आ जाते हैं, फिर मज़ीद हीट देते हैं तो वो पेस्ट से लिक्विड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी वजह से हम कहते हैं कि इनके शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होते, ठीक है बच्चों। ओके जी, एग्जाम्पल भी हमने इसकी डिस्कस कर ली। अब हम आ जाते हैं जी पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड। ये बहुत आसान है। अब पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड इसके नाम से ज़्यादा, पॉली मीन मोर देन वन कह लें या ज़्यादा तादाद में हम कह सकते हैं, ठीक है ना। पॉलीक्रिस्टलाइन, जब आपके पास मुख्तलिफ जो क्रिस्टल्स हैं, सिंगल क्रिस्टल्स में मिल जाती हैं, बहुत सारी क्रिस्टल्स मिल के एक सब्सटेंस बना लेती हैं, तो ऐसी जो सब्सटेंस बनेगी इसको आप बोलेंगे पॉलीक्रिस्टलाइन। इसको हम यूँ डिफाइन करेंगे, पॉलीक्रिस्टलाइन इज अ मटेरियल मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल सिंगल क्रिस्टल्स। बहुत सारी क्रिस्टल्स, स्मॉल सिंगल क्रिस्टल्स मिलती हैं और मिलके जो हमारे पास एक सॉलिड बनता है उसको हम बोलते हैं जी पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड। इसमें एक क्रिस्टल नहीं होती बल्कि बहुत सारी सिंगल क्रिस्टल्स मिलती हैं और हमारे पास एक सॉलिड तैयार हो जाता है, तो उसको हम इसी वजह से पॉलीक्रिस्टलाइन कहते हैं, यानी बहुत सारी क्रिस्टल्स रखने वाला। पॉली की टर्म हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमने ज़्यादा तादाद शो करनी होती है, ठीक है ना, यानी मोर देन वन कह लें, 2 3 4 5 6 वट एवर जो भी है। तो यहाँ पर याद रखिएगा पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड हमारे पास ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो मुख्तलिफ सिंगल क्रिस्टल्स को मिला के हमारे पास बनते हैं,
ये इतना सा आसान सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ फाइन ग्रेन्स हैविंग द साइज 10⁻³ एंगस्ट्रम टू 10⁻⁴ एंगस्ट्रम। अब ये MCQs के अंदर पूछा जाता है, अक्सर ये चीज़ पेपर के अंदर आती है, ठीक है ना। ये इनका जो साइज़ है, ठीक है, ये जो छोटे छोटे क्रिस्टल्स है ना, इनको हम ग्रेन्स कहते हैं, और इनका जो साइज़ होता है ना वो 10⁻³ एंगस्ट्रम टू 10⁻⁴ एंगस्ट्रम होता है, ठीक है। ईच ग्रेन इज अ सिंगल क्रिस्टल ऑफ इर्रेगुलर शेप। अब जो एक ग्रेन है ना, ये एक सिंगल क्रिस्टल है, कोई रेगुलर शेप इसकी नहीं होती। पॉलीक्रिस्टल मटेरियल्स आर आइसोट्रोपिक एंड एग्जिबिट सेम प्रॉपर्टीज अलोंग ऑल डायरेक्शन। ये मटेरियल अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग द वाई एक्सिस, अलोंग द जेड एक्सिस, तमाम एक्सिस के ऊपर सेम प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जी इसकी एग्जाम्पल की। तो इसकी एग्जाम्पल में हम बात करेंगे PVC की, पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसे हम पॉलीथीन भी कहते हैं, ठीक है। ओके जी। These materials have the low specific gravity but they have good strength to weight ratio। ये इनकी एक प्रॉपर्टी है इस मटेरियल की, ठीक है, कि ये जो है इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी बहुत कम होती है, लेकिन अगर देखा जाए इनके वेट और इनकी स्ट्रेंथ में रेशो, तो वेट के मुताबिक इनकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत अच्छी होती है, यानी बहुत कम वेट रखते हुए बहुत अच्छी स्ट्रेंथ। ओके बच्चों, अब लास्ट में हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, कुछ बेसिक डेफिनेशंस को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि एज अ शार्ट क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा MCQs भी यहाँ से बन सकते हैं, ठीक है। तो उनमें सबसे पहले हम बात करेंगे जी यूनिट सेल के बारे में, उसके बाद बात करेंगे लेटिस क्या होता है, बेसिस का क्या कॉन्सेप्ट है, और फिर लास्ट में बात करेंगे हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी यूनिट सेल क्या होता है। बच्चों, आपके पास कोई भी क्रिस्टल हो ना, उसके अंदर एक छोटा सा पैटर्न होगा जो खुद को तीनों एक्सिस के ऊपर रिपीट करेगा। अलोंग द एक्स एक्सिस भी रिपीट करेगा, अलोंग द वाई एक्सिस भी रिपीट करेगा, अलोंग द जेड एक्सिस भी रिपीट करेगा। जैसे मैं आपको समझाता हूँ छोटी सी एग्जांपल से। देखिए, ये हमारे पास एक क्रिस्टल है, ठीक है। इसके अंदर ना ये एक छोटा सा पैटर्न है, ये आप देखें, इसे बॉक्स लाइक पैटर्न। ये पैटर्न इस बॉक्स के ऊपर भी आपको नजर आ रहा है, इससे इस तरफ भी आपको नजर आ रहा है, इससे पीछे भी आपको नजर आ रहा है। यानी ये एक छोटा सा पैटर्न है जो कि अलोंग द एक्स एक्सिस भी रिपीट हो रहा है, अलोंग द वाई एक्सिस भी रिपीट हो रहा है, और अलोंग द जेड एक्सिस भी खुद को रिपीट कर रहा है। इस स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल पैटर्न को हम यूनिट सेल कहते हैं। इसको हम यूं डिफाइन करेंगे, देखिए जरा। अ क्रिस्टलाइन सॉलिड कंसिस्ट ऑफ 3 डायमेंशनल पैटर्न दैट रिपीट्स इटसेल्फ ओवर एंड ओवर अगेन। दिस स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल बेसिक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड यूनिट सेल, ठीक है। मजीद आसानी से समझने के लिए आप ये मान लीजिए कि हमारे पास ये एक छोटा सा स्क्वायर ब्लॉक है, ठीक है, और ऐसे बहुत सारे ब्लॉक्स को इकट्ठा करके ना आपने एक बिल्डिंग बनानी है। आपने इसके साथ भी ब्लॉक्स रख दिए, इसके ऊपर भी ब्लॉक्स रख दिए, इससे पीछे भी ब्लॉक्स रख दिए, और एक बिल्डिंग बना ली। अब ये जो बिल्डिंग बनी है ना, ये इस ब्लॉक को रिपीट किया गया अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग द वाई एक्सिस, अलोंग द जेड एक्सिस, और आपके पास एक बिल्डिंग बन गई है। तो इस बिल्डिंग का जो एक यूनिट है ना, वो आपका ये ब्लॉक है, ठीक है। इसी तरह एक क्रिस्टल के अंदर एक छोटा सा पैटर्न होता है जो खुद को तीनों एक्सिस के ऊपर रिपीट कर रहा होता है। बच्चों, उसी पैटर्न को ना हम क्या बोलते हैं जी, यूनिट सेल बोलते हैं, ठीक है। उम्मीद अब आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट जो हमने सीखना है ना बच्चों, वो है जी लैटिस का और बेसिस का। लैटिस क्या होती है और बेसिस क्या होती है? बच्चों, लैटिस एक क्रिस्टल के अंदर मौजूद इमेजिनरी पॉइंट्स होते हैं जो खुद को रेगुलरली रिपीट कर रहे होते हैं। ये वो पॉइंट्स होते हैं जिन पॉइंट्स के ऊपर आके एटम्स को या मॉलिक्यूल्स को हम प्लेस करते हैं, ठीक है। तो ये जो सेट ऑफ इमेजिनरी पॉइंट्स है ना एक क्रिस्टल के अंदर, जिसके ऊपर एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस पड़े होते हैं, उसको हम क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। इसको यूं डिफाइन करेंगे, देखिए, द कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, ये पॉइंट्स होते हैं एक क्रिस्टल के अंदर। कौन से वाले पॉइंट्स? जिनके ऊपर हमने एटम्स को, आयंस को, मॉलिक्यूल्स को प्लेस करना होता है, ठीक है। फिर से सुनिए, द कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स इन अ पीरियोडिक अरेंजमेंट इज कॉल्ड लैटिस। एक क्रिस्टल के अंदर पीरियोडिकली अरेंज सेट ऑफ इमेजिनरी पॉइंट्स होते हैं। तो याद रहे, ये वो पॉइंट्स होते हैं जिन पॉइंट्स के ऊपर आके एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयन हमने प्लेस करने होते हैं। उसके बाद फिर हम बात करते हैं जी बेसिस की। तो ये वो एटम्स या मॉलिक्यूल जो कि हमने इन पॉइंट्स के ऊपर रखने होते हैं ना, उनको हम बेसिस कहते हैं। बेसिस इज अ कलेक्शन ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स
एट अ लैटिस पॉइंट। ठीक है, तो जो क्रिस्टल के अंदर वो इमेजिनरी पॉइंट्स है ना जो हमने इमेजिन किए हुए हैं, ठीक है, उन पॉइंट्स के ऊपर जो एटम्स या मॉलिक्यूल या आयन या जो हम रखेंगे ना वो बेसिस है। ठीक है, और क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसे बनती है, लैटिस प्लस बेसिस। ठीक है ना, लैटिस वो सेट ऑफ इमेजिनरी पॉइंट्स और बेसिस वो चीज़ जो हमने उन पॉइंट्स के ऊपर रखनी है, चाहे वो एटम की सूरत में हो, आयन की सूरत में हो, मॉलिक्यूल की सूरत में हो। ठीक है, तो लैटिस और बेसिस मिलती हैं तो हमारे पास क्रिस्टल बनता है या क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड व्हेन अ बेसिस इज एडेड एट ईच लैटिक पॉइंट। हर लैटिस पॉइंट के ऊपर जब आप बेसिस ऐड कर देते हैं तो आपके पास क्रिस्टल बन जाती है। जैसे यहाँ पर मैंने एक पिक्चर की सूरत में शो किया है, देखिए ये देखें, ये आपको एक पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये खुद को रिपीट कर रहे हैं, देखें रेगुलरली अरेंज। ठीक है, ये पॉइंट्स हैं और ये हमारे पास बेसिस है, यानी एक मॉलिक्यूल कह लीजिए जो कि हमने इनके ऊपर प्लेस करना है इन पॉइंट्स के ऊपर। तो ये लैटिस है, ये बेसिस है। अब ये बेसिस प्लस लैटिस मिलेंगे तो आपके पास क्रिस्टल बनेगी। ये आ गया आपके पास एक क्रिस्टल। ठीक हो गया, तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर बेसिकली किसके ऊपर मुश्तमिल होता है, लैटिस प्लस बेसिस। फिर सुन लीजिए, लैटिस क्या है, ये सेट ऑफ इमेजिनरी पॉइंट्स होते हैं जो कि रेगुलरली अरेंज होते हैं, यानी क्रिस्टल, और इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर आके एटम्स, मॉलिक्यूल या पार्टिकल आके बैठते हैं। ठीक है, सो लैटिस प्लस बेसिस आपके पास बन जाता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं, इनको भी ज़रा सुन लीजिए जो कि आपके काम आ सकते हैं। द बेसिस मस्ट बी आइडेंटिकल, बेसिस को एक जैसा होना ज़रूरी है। इन कंपोजिशन, अरेंजमेंट एंड ओरिएंटेशन, कंपोजिशन यानी बनावट में भी एक जैसे होना चाहिए। ठीक है, अरेंजमेंट में भी एक जैसा होना चाहिए उनको, और ओरिएंटेशन यानी वो किस डायरेक्शन में पाए जाते हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, ओरिएंटेशन में भी सेम होना चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, such that the crystal appears exactly the same as one point as it does at the other equivalent point। यानी किसी भी पॉइंट से आके आप इसको चेक करो तो हर जगह पे आपको ये बिल्कुल एक जैसी ही मिले। तो ये बात याद रखिएगा, मैंने यहाँ पर पॉइंट लिखा है कि जो भी बेसिस आप ऐड कर रहे हैं वो सेम होनी चाहिए, आइडेंटिकल होनी चाहिए, कॉम्पोजिशन वाइज, अरेंजमेंट वाइज और ओरिएंटेशन वाइज। ठीक है, जैसे मैं समझाता हूँ आपको, देखिए आप इसमें जो रेड कलर है वो इस तरफ मैंने शो किया है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगली बार यहाँ पर जो पड़ा है उसका रेड कलर आप इधर शो कर दें, नहीं। अब देखिए इन सब के रेड कलर उस तरफ शो हुए हैं, इन सब का ब्लू नीचे 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 है। ठीक है, तो ओरिएंटेशन भी सेम है इनकी। ठीक है, और ये हैं भी सारे के सारे आइडेंटिकल हैं कंपोजिशन वाइज। ठीक है, अरेंजमेंट भी इनकी ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए जी आपकी बेसिस के अंदर। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन है या किसी किस्म का कोई पॉइंट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।